नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज वत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय छापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस तीसरे सेमेस्टर में पाठ्यक्रम के लिए जो प्रश्न पत्र 8वां निबंध तथा कथेतर गद्य हैं, तो इस प्रश्न पत्र में हम कथेतर गद्य के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल ये जो संस्मरण है इंद्र विद्या वाचस्पति का, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसके पूर्व की ताशिका में हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल इस संस्मरण के संस्मरणकार इंद्र विद्या वाचस्पति का परिचय देखा था। उसके बाद दूसरी ताशिका के अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल का परिचय और इस संस्मरण का जो सारांश रूप में हमने चर्चा की थी। आज के इस ताशिका में ये जो इंद्र विद्या वाचस्पति द्वारा लिखित संस्मरण सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उसकी थोड़ी सी विस्तृत जो चर्चा है हम क्या करते हैं, उसका विवेचन हम देखते हैं। तो ये जो संस्मरण है, प्रत्यक्ष इस संस्मरण को पढ़ते हुए उसकी मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। तो इस संस्मरण में लिखते हैं कि आरंभ में गुजरात से बाहर के लोगों के लिए उनका नाम कुछ रहस्यमय था। यह समझना कठिन प्रतीत होता था कि महात्मा गांधी अपने कार्यक्रम में ऐसे व्यक्ति को इतना ऊंचा स्थान क्यों देते हैं, जो न बड़ा वक्ता है और न जोरदार लेखक। कई वर्षों तक मैं आश्चर्यान्वित होता रहा कि आखिर महात्मा जी ने इस व्यक्ति में क्या देखा है कि तिल का ताड़ बना रहे हैं। एक दिन आया जब मेरे जैसे करोड़ों भारतवासियों ने यह अनुभव कर लिया कि जिसे वे तिल समझ रहे थे वह केवल ताड़ ही नहीं था, अपितु एक पर्वत था। तो इस संस्मरण के आरंभ में लेखक ने अर्थात इंद्र विद्या वाचस्पति जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जिस समय वे जानते नहीं थे, उस संदर्भ में वे कहते हैं कि आरंभ में गुजरात से बाहर के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनका नाम कुछ रहस्यमय था। लेखक के अनुसार गुजरात के बाहर के जो लोग हैं, उनके लिए ये जो सरदार पटेल नाम है वह रहस्यमय था। और यह समझना बहुत कठिन प्रतीत होता कि महात्मा गांधी अपने कार्यक्रम में ऐसे व्यक्तियों को ऊंचे स्थान पर क्यों बिठाते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न उनके मन में था कि महात्मा गांधी ने इस व्यक्ति को, लेकिन सरदार पटेल को इस कार्यक्रम में इतने ऊंचे स्थान पर क्यों बिठा दिया है, क्योंकि वह तो कोई बड़ा वक्ता भी नहीं है, न कोई जोरदार लेखक भी नहीं है। कई वर्षों तक लेखक को आश्चर्य होता रहा, परंतु उनके समझ में नहीं आया कि महात्मा गांधी ने ऐसे व्यक्ति को अपने इस कार्यक्रम में क्यों लिया है। न तो वह बड़ा वक्ता है, न जोरदार लेखक है, परंतु कई वर्षों के बाद लेखक को पता चलता है कि महात्मा जी ने इस व्यक्ति में ऐसा क्या देखा है। कई दिनों तक लेखक के समझ में ये बात नहीं आई कि महात्मा गांधी जी ने इस व्यक्ति में ऐसा क्या देखा है कि उसको तिल का ताड़ बना दिया है।
कि इस छोटे से व्यक्ति को इतना महान बना दिया है। ये जो प्रश्न है, ये जो आश्चर्य है, बहुत दिनों तक लेखक को सताता रहा है। लेकिन एक दिन आता है जब उनके जैसे करोड़ों भारतवासियों को इस प्रकार का अनुभव करने को मिलता है, और उस अनुभव के माध्यम से वे समझ जाते हैं कि महात्मा गांधी ने जिसे वे लोग तिल समझ रहे थे वह ताड़ी नहीं है, तो वह पर्वत है। तो इतनी जो महानता का जो अनुभव है लेखक को कुछ दिनों के बाद होता है। आरंभ में तो सरदार पटेल के बारे में उनके मन में कोई भी स्थान नहीं था, लेकिन उनको कई जो अनुभव है सरदार पटेल के संदर्भ में आते हैं, और उन अनुभवों के आधार पर, अर्थात महात्मा गांधी जी ने जो कार्य किया है या जो इस प्रकार के लोगों को अपने कार्यक्रम में जो स्थान दिया है, वह निश्चित रूप से उनके योगदान को लेकर या उनके कार्य या उनके व्यक्तित्व को लेकर दिया है, इस प्रकार का विश्वास उन्हें होने लगता है। इस संस्मरण के अंतर्गत संस्मरणकार इंद्र विद्यावाचस्पति जी ने पटेल जी के संदर्भ में अलग अलग जो कुछ अनुभव आए हैं, उन अनुभवों के आधार पर पटेल जी का जो महत्वपूर्ण कार्य है, इस देश के लिए उनका जो योगदान है, उसकी चर्चा करते हुए उनकी जो महानता है, उनकी व्यक्तित्व की जो विशेषता है, उन विशेषताओं को इसके माध्यम से हमारे सामने रखा है। वह अलग अलग अनुभव इस संस्मरण के अंतर्गत वे देते हैं। लेखक का पहली बार का पटेल जी से मिलने का जो अनुभव है या उनको देखने का, उनका दर्शन करने का पहला जो अनुभव है 1921 का रहा है। 1921 में अहमदाबाद में होने वाली एक राष्ट्रीय महासभा की स्वागत कार्यकारिणी के वे स्वागत अध्यक्ष थे, और अहमदाबाद पहुंचने के बाद लेखक ने उनसे मिलने का, उनका दर्शन करने का या उनसे बातचीत करने का बहुत अवसर ढूंढा, लेकिन उनको वह अवसर प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास उतनी फुर्सत कहाँ थी। जैसे कि वे देखते हैं कि जब देखा तब वो व्यस्त, कहीं आज्ञा देते हैं तो कहीं कुछ काम करने वाले को फटकारते हैं। इधर उधर पूछताछ करने पर लोग कहते सुनाई पड़ता है, ये क्या करे पटेल साहब, किसी की सुनते ही नहीं, बहुत सख्त आदमी है। तो इस प्रकार की लोगों की प्रतिक्रिया अर्थात लेखक ने उस समय सुनी थी। उनको मिलने का, उनका दर्शन करने का, उनसे बातचीत करने का बहुत अवसर वे ढूंढते हैं, लेकिन उनको वह अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी ये व्यस्तता थी, और इस व्यस्तता के कारण उनको उनसे मिलने का जो अवसर है वो प्राप्त नहीं होता है। लेकिन इधर उधर लोगों से पूछकर सरदार पटेल के बारे में, ये व्यक्ति कौन है, ये कैसा व्यक्ति है, तो इस प्रकार की बातचीत करते हुए लोगों से लेखकों को पता चलता है, और वे लोग इनसे कहते हैं कि क्या करें पटेल साहब, किसी की सुनते ही नहीं है, बहुत सख्त आदमी है। जब हजारों की भीड़ में खड़े होकर दूर से लेखक ने उनको देखा तो सचमुच सरदार पटेल बहुत ही सख्त मालूम हुए। अहमदाबाद में मुझ पर यह असर हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पढ़े लिखे होने पर भी एक प्रतिभाशून्य अक्खड़ व्यक्ति है, जिन्हें महात्मा जी की कृपा से ऊंचा स्थान मिला है, परंतु गुजराती लोग सरदार की आज्ञाओं को सिर झुकाकर स्वीकार करते थे। यह देखकर आश्चर्य होता था। तो इस प्रकार जैसे कि पहली बार जब उनका दर्शन करने की, उनसे मिलने की, उनसे बातचीत करने का जो अवसर है, वह
लेखक ढूंढ रहे थे, लेकिन उनकी व्यस्तता के कारण अर्थात वहाँ तक वो पहुँच नहीं सके। लेकिन लोगों के द्वारा इधर उधर की जो बातें हैं पूछने पर या सुनने पर अर्थात सरदार पटेल के बारे में कि वह कितने व्यस्त आदमी हैं, कितने सख्त आदमी हैं, और 1000 लोगों की भीड़ में दूर से ही उन्होंने उस व्यक्ति को देखा था। और सचमुच ही ये जो सरदार पटेल है बहुत सख्त मालूम उनको हो जाते हैं। अहमदाबाद में लेखक पर उनके दर्शन करने पर या उनको दूर से देखने पर जो असर पड़ता है वह उतना अधिक गंभीर नहीं था, और उन्हें ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी जी की कृपा से ही तो इस व्यक्ति को इतना ऊंचा स्थान मिला है। इतना ही नहीं तो ये जो गुजराती लोग हैं वह सरदार की आज्ञाओं के सामने सिर झुकाकर उनको स्वीकार करते हैं, और यह देखकर उनको आश्चर्य होने लगता है। आश्चर्य के संदर्भ में लेखक का मानना है कि आश्चर्य ही रहस्य का बीज है, और इस प्रकार का जो रहस्य है जानने की उनके मन में उत्सुकता है। उस समय लेखक के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस खुरदरे व्यक्ति की लोकप्रियता का रहस्य क्या है। अर्थात दिखने में सीधा साधा व्यक्ति है, और लेखक के मन में इस प्रकार शक होने लगता है कि यह पढ़ा लिखा आदमी होकर भी प्रतिभा शून्य और अखड़ व्यक्ति है। केवल महात्मा गांधी जी की कृपा से ही उनको इतना ऊंचा स्थान मिला है। इतना ही नहीं तो दूसरी जो बाजू है, ये जो गुजराती लोग हैं उनको इतना क्यों डरते हैं, इतना क्यों मानते हैं, उनकी जो आज्ञा है सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं। और ये सारा वातावरण देखकर अर्थात लेखक को आश्चर्य होने लगता है, और इस पहली मुलाकात में अर्थात उनको पूरा जानने का अवसर लेखक को नहीं मिलता है। फिर भी उसमें से बहुत कुछ जो स्वभाव से संबंधित जानकारी है लेखक को स्वयं उस सभा में और लोगों के माध्यम से कही सुनी जो बातों के आधार पर पता चलता है कि पटेल बहुत व्यस्त आदमी है, और जैसे कि वह किसी की भी बात सुनते नहीं है, बहुत सख्त आदमी है, और जैसे कि लोग जो गुजराती लोग हैं वह उनकी जो आज्ञा है सिर झुका कर स्वीकार करते हैं। और इस बात को लेकर उनके मन में आश्चर्य है, और इस आश्चर्य को वह जानने के लिए उत्सुक है, और यही आश्चर्य उनको रहस्य लगता है, और इस रहस्य को जानने की जो इच्छा है उनके मन में है। लेखक को दूसरी बार सरदार वल्लभ भाई पटेल का दर्शन करने का अवसर मिलता है, जिस समय गया में कांग्रेस की सभा होने वाली है, और उस सभा के समय गया में उनको ये दूसरा अवसर मिल जाता है। उस समय कांग्रेस में स्वराज्य की स्थापना का जो संघर्ष है वह चल रहा था। इस सभा के अंतर्गत देशबंधु चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू और हकीम आजम खां जैसे जो महारथी हैं स्वराज्य पार्टी की जो काउंसिल प्रवेश संबंधी जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को कांग्रेस द्वारा स्वीकार करना चाहते थे, परंतु इस समय महात्मा जी जेल में थे और इंद्र विद्या वाचस्पति इस अखिल भारतीय पार्टी की जो कमेटी है उस कमेटी में सदस्य थे, जो स्वराज्य पार्टी के समर्थक भी थे। तो सरदार पटेल काउंसिल प्रवेश के कट्टर विरोधी थे और उन्होंने उस भाषण में कहा था कि हम कांग्रेस के भावी कार्यक्रम पर कुछ विचार करें। इससे पूर्व यह आवश्यक है कि
ऐसे काउंसिल प्रवेश की फिजूल बातचीत को समाप्त कर दिया जाए। यह वाक्य कहने के साथ उन्होंने अपने हाथ का एक ऐसा इशारा किया जिसका प्रभाव यह था कि यदि सड़क पर गाड़ी को आगे ले जाना है तो पहले सामने पड़े हुए कूड़े करकट के ढेर को उठाकर किसी गड्ढे में डाल देना चाहिए ताकि रास्ता साफ हो सकेगा। तो इस प्रकार का जो विचार है अर्थात कांग्रेस के संदर्भ में सरदार पटेल जी का था। उन्होंने उस भाषण में कहा था कि कांग्रेस के भावी कार्यक्रम पर हमें विचार करना चाहिए और उसके पूर्व यह आवश्यक है कि काउंसिल प्रवेश की फिजूल बातचीत को समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रकार की ये जो कांग्रेस में काउंसिल प्रवेश हो रहा है वो व्यर्थ है, अर्थात वे कट्टर विरोधक थे। तो इस दृष्टि से उन्होंने जो इशारा किया है, उनके हाथ के द्वारा किया गया जो इशारा है, उसका अभिप्राय लेखक ने इसके अंतर्गत दिया है कि जिस प्रकार सड़क पर गाड़ी चलाने के पहले रास्ता साफ करना चाहिए, रास्ते पर पड़े हुए कूड़े करकट के जो ढेर है उसको उठाकर गड्ढे में डालकर अर्थात वो रास्ता साफ करना चाहिए। तो इस प्रकार अर्थात कहने का मतलब कि ये जो काउंसिल प्रवेश है वह उस कूड़े करकट के ढेर समझ रहे हैं उसको साफ करने की वह बात, जैसे कि उन्होंने इतने सख्त भाषा में उन्होंने जो कुछ कहा उस भाषण में, उसका बहुत ही प्रभाव इंदिरा जी के ऊपर पड़ा है। ये शब्द तो जोरदार थे ही, हाथ का इशारा उससे भी कहीं अधिक जोरदार था। उसमें वक्ता की दृढ़ इच्छा शक्ति और इच्छा को पूरा करने की अदम्य भावना अंतर्निहित थी। तो इस प्रकार ये जो वक्ता सरदार पटेल जी थे, अर्थात उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का जो दर्शन है इसके अंतर्गत होता है इच्छा को पूरी करने की जो अदम्य भावना है, तो उनके विचारों के माध्यम से अंतर्निहित होती हुई लेखक को दिखाई देती है। उस दृढ़ता के प्रभाव से मेरे चित्त में सरदार के प्रति एक विशेष भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार धीरे धीरे अर्थात सरदार पटेल के अंतर हृदय तक पहुंचने का जो प्रयास है वह लेखक करते रहे, और जैसे जैसे उनके साथ संपर्क बढ़ता रहा या उनके दर्शन होते रहे, उनको समझने का अवसर उनको प्राप्त होता रहा, वैसे वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति लेखक के मन में एक विशेष भक्ति का जो भाव है उत्पन्न हो जाता है, और उनके मन में जो रहस्य था उनको जानने का, समझने का, या उनकी ये जो लोग हैं बात क्यों मानते हैं, उनके आगे क्यों झुकते हैं, उसका ये जो रहस्य है वह धीरे धीरे उनके सामने खुलने लगता है। अनुभव होने लगा कि संभवतः यही संकल्प है जिसने गुजरात को सरदार का अनुयायी बना दिया है। कार्यक्षेत्र में युक्ति की अपेक्षा संकल्प कहीं अधिक बल रखता है। वह संकल्प का बल ही था जिसने विलायत से बैरिस्टरी पास करके आए हुए एक रिंद हिंदुस्तानी को देश की राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए लड़ने वाली सेना का सरदार बना दिया। इस प्रकार दूसरी बार के दर्शन में मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के ओजस्वी रूप को देखा। तो इस प्रकार यहाँ जो दूसरा जो अवसर लेखक को सरदार जी से मिलने का आया, उसमें सरदार पटेल का ये जो ओजस्वी रूप है उनको देखने का अवसर मिल जाता है। तो इस प्रकार यहाँ ये जो गुजरात का ये जो सरदार है या उनके जो अनुयायी है, बहुत सारे अनुयायी हैं उनके, और ये जिस कार्य क्षेत्र में जाते हैं वहाँ युक्ति की अपेक्षा वह संकल्प पर अधिक बल देते हुए दिखाई देते हैं। और ये जो संकल्प का जो बल है, ऋषि बल के कारण, ऐसी संकल्प के बल के कारण राष्ट्रीय स्वाधीनता का ये जो संग्राम था, उस संग्राम में लड़ने वाली सेना का सरदार
बनाने का जो काम है, विलायत में बैरिस्ट्री पास करने वाले जो महात्मा गांधी है, उन्होंने इस प्रकार की महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है उनके ऊपर सौंपी थी। तो इस दृष्टि से राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए लड़ने वाली सेना का सरदार बनाने का जो काम है, इस दूसरी सभा के अवसर में उनको देखने को मिलता है। आगे वे लिखते हैं कि उस महापुरुष को पूर्ण रूप से मैंने दिल्ली में देखा। तीसरा, सरदार जी से मिलने का जो अवसर है लेखक को दिल्ली में मिलता है। सन 1935 में धारा सभा के चुनाव का सिलसिला था और उसमें सरदार पटेल दिल्ली में आए थे। दिल्ली की कांग्रेस कमेटी ने शहर के 10 मील की दूरी पर एक गांव में राजनीतिक कॉन्फ्रेंस रखी थी। तो इस प्रकार 1935 में ये जो दिल्ली की जो कांग्रेस कमेटी है, उन्होंने दिल्ली के बाहर 10 मील की दूरी पर एक गांव में राजनीतिक कॉन्फ्रेंस रखी थी और सरदार पटेल से प्रार्थना की गई कि वह उसके सभापति बनना स्वीकार करें। तो इस प्रकार दिल्ली द्वारा आयोजित कांग्रेस कमेटी की ये जो राजनीतिक कॉन्फ्रेंस है, उसके सभापति बनने की जो प्रार्थना है सरदार जी से की जाती है और उन्होंने उसकी स्वीकृति भी दी। उन्हें कॉन्फ्रेंस में पहुंचाने का जो काम है वह लेखक पर सुपुर्द किया जाता है, क्योंकि उस समय लेखक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे। उस समय लगभग 5-6 घंटों तक मोटार में सरदार पटेल के साथ बैठने का जो अवसर है लेखक को मिलता है और इस 5-6 घंटे के अवसर में या समय में बहुत कुछ जानने का जो प्रयास है, बहुत कुछ विषयों पर बातचीत करने का अवसर उनको मिलता है। उनमें से उनके मन पर सबसे अधिक जिस प्रसंग का प्रभाव पड़ा, उस प्रसंग को लेखक ने इस संस्मरण के अंतर्गत लिखा है और वे लिखते हैं कि हमारी मोटार कई गांव में से होकर निकली। गांव के निवासियों की गरीबी और फटी हालत को देखते हुए हम जंगल के रास्ते में पहुंचे। हरा भरा जंगल था। स्थान स्थान पर मोर निश्चितता से विहार करते दिखाई देते थे। दिल्ली के आसपास जाटों के इलाकों में मोर का शिकार नहीं हो सकता। हरियाणा के बहुत से प्रदेशों में मोर बेफिक्री से नाच सकते हैं। मोर वाले जंगल को देखकर सरदार को काठियावाड़ का मौरवी प्रदेश याद आ गया। तो इस प्रकार जैसे कि उनका सरदार जी के साथ ये जो 5-6 घंटों का मोटार का ये जो सफ़र है, उस अवसर पर गांव तक पहुंचते समय उन्होंने ये जो गांव के निवासियों की जो गरीबी और फटी हालत को देखते हुए वह बहुत ही चिंता जताते हैं। और इतना ही नहीं तो हरा भरा जंगल देखकर उसके संदर्भ में भी अपनी जो टिप्पणी है वह करते हैं। दिल्ली के आसपास जाटों का जो इलाका है वहाँ मोरों की शिकार नहीं होती होगी, तो इस प्रकार का भी विचार वह करते हैं। और हरियाणा के जो बहुत से प्रदेशों में मोरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मोर बेफिक्री से यहाँ नाच रहे हैं। मोर वाले जंगल को देखकर उनको काठियावाड़ का जो मौरवी प्रदेश है उनको याद आने लगता है। और वे कहते हैं कि मौरवी में भी इसी प्रकार के मोर निर्भय होकर विचरते हैं। फिर थोड़ी देर रुककर जैसे कि वो बोलते हैं कि मौरवी के संदर्भ में वो सोचने लगते हैं कि स्वामी दयानंद मौरवी में जिन्होंने जन्म लिया था, जिस प्रदेश में भारत के जागृति के पिता ने जन्म लिया, उसके सुंदर स्थानों में इससे भी अधिक दरिद्रता पाई जाती है।
ऐसा सुंदर देश और ऐसी भीषण दरिद्रता, यह हमारी दास्ता का ही परिणाम है। तो इस प्रकार यहाँ की इन गाँवों की जो गरीबी है, फटी हालत है, भीषण दरिद्रता है, उसको देखकर वे इस प्रकार भावुक हो जाते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। जिस प्रदेश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जन्म लिया, उस प्रदेश में भारत के जागृति पिताजी ने कहा जाता है। जिन्होंने जिस स्थान में, जिस गांव में जन्म लिया, उस स्थान पर इस प्रकार की भीषण दारिद्रता, यह हमारी दास्ता का ही परिणाम है। इन शब्दों को कहते समय सरदार का जो गला है वह भर आया था और उनके आंखों में पानी भी झलक रहा था। तो इस प्रकार की दरिद्रता को देखकर, इस प्रकार की गरीबी और फटी हालत को देखकर सरदार जी के ये जो कठोर जो हृदय है वह किस प्रकार भावुक हो जाता है, अत्यंत कोमल हो जाता है, इसका एक उदाहरण अर्थात उनका ये जो अनुभव है, उन अनुभवों के माध्यम से हमारे सामने वो रख रहे हैं। उसके बाद आगे लेखक कहते हैं कि मैंने सरदार को उन गीले नेत्रों में झलकते हुए एक भावुक और अत्यंत कोमल हृदय को प्रत्यक्ष रूप से देख लिया था। तो इस प्रकार जैसे कि प्रत्यक्ष लेखक इंद्र विद्यावाचस्पति जी ने उनके साथ जो 5-6 घंटों का मोटार में बैठकर सफ़र करने का जो अवसर मिला था, उस समय उनको समझने का, उनको जानने का बहुत सारा जो प्रयास है लेखक ने किया था। और उनका ये जो भावुक और अत्यंत कोमल हृदय है, उसका प्रत्यक्ष जो रूप है देखने का अवसर इस दिल्ली में जो होने वाली कांग्रेस कमेटी की जो राजनीतिक कॉन्फ्रेंस है, उस समय लेखक को हो जाता है। उसके बाद वे कहते हैं कि 13 वर्ष पूर्व जो वस्तु रहस्यमय मालूम होती थी, जैसे कि 13 वर्ष के बाद अर्थात इंद्र विद्यावाचस्पति को सरदार जी के साथ मिलने का, उनको पूरी तरह से समझने का अवसर मिला था। तो उन्हें उस समय 13 वर्ष पूर्व की जो रहस्यमयी जो जानकारी है, रहस्यमयी जो बात है, वह याद आने लगती है। और वह लिखते हैं कि वह उस दिन सूर्य की तरह स्पष्ट दिखाई देने लगी। सरदार की छाती में एक अत्यंत अनुभवशील भावुक हृदय का निवास था। वह ठीक है कि उनके मुंह में एक स्पष्ट बोलने वाली जीवा विद्यमान थी, जो चोर को चोर कहने में संकोच नहीं करती थी। और उनकी अंतरात्मा में वह साहस, वह दृढ़ संकल्प और वह एकाग्र भाव था, जो पर्वत को लांघता और समुद्र की छाती को चीरता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता था। परंतु इस असाधारण कार्यशक्ति को प्रेरणा देने वाला जो हृदय था, वह अत्यंत कोमल और भावुक था। बलवान विरोधियों के लिए उनका जो हृदय है वह वज्र से भी कठोर था, और निर्बल तथा अपराधी के लिए वह कोमल से भी कोमल था। तो इस प्रकार इस अवसर में लेखक ने सरदार जी के अंतरात्मा तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया, और उस समय उनको पूर्णतः जानने का प्रयास उन्होंने किया है। 13 वर्ष के पूर्व उनके मन में उनको जानने का, उनको समझने का जो रहस्य था, वह जो रहस्य है अर्थात उस समय अर्थात सूर्य की तरह स्पष्ट उन्होंने देखा है। और उसका देखा हुआ जो रूप है, इस संस्मरण के माध्यम से संस्मरणकार ने व्यक्त किया है। सरदार की जो छाती में एक अत्यंत अनुभवशील भावुक हृदय का निवास भी करता है, अर्थात वह उस पर उनका विश्वास हो जाता है। यह ठीक है कि उनके मुंह में अर्थात स्पष्ट बोलने वाली एक जीवा है। अर्थात यहाँ सरदार पटेल जी स्पष्ट वक्ता थे, जो भी है वह
सबके सामने बोलते थे। चोर को चोर कहने में उनको संकोच नहीं करते थे और उनकी अंतरात्मा में जो साहस है, उनको साहस का दर्शन होता है। वह दृढ़ संकल्पी जो रूप है उनको देखने को मिलता है। वह एक एकाग्र जो भाव है उनके हृदय का दिखाई देता है और इस प्रकार का उनका जो व्यक्तित्व है जो पर्वत को लांघता है और समुद्र की छाती को चीरता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार जैसे कि उनका जो संकल्प है, दृढ़ संकल्पी व्यक्ति के रूप में उनका दर्शन होता है। उन्होंने जो संकल्प किया है वो संकल्प कुछ भी हो जाए उसको पूरा करने का जो साहस है वह उनमें दिखाई देता है। चाहे वह पर्वत को लांघने की बात हो या समुद्र की छाती को चीरने की बात हो, यहाँ पीछे वह हटते नहीं थे। तो इस प्रकार का एक कठोर जो हृदय है, एक साहसी, एक दृढ़ संकल्पी, एकाग्र भाव का जो पर्वत को लांघने वाला, समुद्र की छाती को चीरने वाला उनका जो रूप है एक तरफ दिखाई दे रहा है, परंतु दूसरी तरफ असाधारण कार्य शक्ति को प्रेरणा देने वाला जो हृदय है, उस हृदय के अंतर्गत एक अत्यंत कोमल और भावुक हृदय भी था। तो इस प्रकार की ये दोनों रूप अतत उनके रहे हैं। ये दोनों प्रकार के जो स्वभाव है उनमें दिखाई देते हैं। कोई बलवान है, बलवान विरोधी के लिए उनका हृदय वज्र से भी कठोर हो जाता है और जो निर्बल है, निरपराधी है, उनके लिए उनका हृदय बहुत ही कुसुम से भी कोमल हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ रुकते हैं। आगे का जो भाग है इसके अगली ताशिका में हम देखते हैं।